प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान, प्यार में सावधान। अभी चाय। जुर्म की न कोई शक्ल होती है न कोई सूरत। जुर्म कितना भयानक हो सकता है इसकी हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अभी अभी आपने जुर्म का एक नया रूप देखा। क्या एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है? अगर नहीं तो कौन कर सकता है जिसने उस मासूम महिला के शरीर से उसकी गर्दन को काट कर अलग कर दिया और उफ तक नहीं किया? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा शो प्यार में सावधान के एक नई कहानी में। आइए देखते हैं। पापा और लीजिए ना पूरी। नहीं। अच्छा तो नारियल और पुदीने की चटनी बना दूं ताजी ताजी? नहीं नहीं बेटा। नहीं बहू, कितना काम करती हो। माँ, अगर मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे बहू, सारा काम करके थक जाओगे तो बाजार में शॉपिंग के लिए कब जाओगे? और शॉपिंग से पहले तुमको क्लिनिक में चेकअप के लिए जाना है, याद रखना। माँ, मैं उन्हें बुला के लेके आती हूँ, अभी तक आए ही नहीं है। हाँ। ओहो, माँ और बेटे को मेरी शॉपिंग का बहुत ख्याल है। माँ बेटा मतलब? और नहीं तो क्या, वहाँ पे कब से सास माँ मुझे शॉपिंग और क्लिनिक जाने की बात याद दिला रही है, और यहाँ तो बेटे तैयार भी हो गए। वो तो है, पर अभी मुझे स्कूल मीटिंग के लिए जाना है। टीचर्स और पेरेंट्स की अर्जेंट मीटिंग है, शॉपिंग या क्लिनिक के लिए नहीं। अरे बाबा, तुम कहो तो छोड़ दूं मीटिंग? छोड़ दो, लेकिन मीटिंग नहीं, मुझे क्लिनिक। धर्म भैया, देखा उस जलीने को? ससुरे का कॉलेज है, डोनेशन और एक्स्ट्रा फीस के नाम पे बुड्ढा बड़ा कमाता है, और ये बहू उड़ाती है। तो फिर क्यों ना हम इसका पर्स उड़ा दें? क्या बोलते हो? नेकी और पूछ पूछ। चल मौका लगा ना तो उड़ा डालेंगे। हेलो नीति बेटे। अरे चाचा जी, आप यहाँ? इधर आया था कुछ चीजें लेने के लिए। कमाल है, आप मेरे ससुराल के इतने पास आते हैं और घर नहीं आते। नहीं आ सकता बेटी, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी शादी में दहेज को लेकर मेरा तुम्हारे पति, ससुर और बारातियों के साथ पंगा हो चुका है।
मैं तुम्हारी ससुराल आने के लिए बहुत असमर्थ हूँ। बेटी मुझे माफ कर देना। क्या चाचा जी, आप अभी तक उन पुरानी बातों को दिल से लगा कर बैठे हैं? मेरे ससुराल वाले तो ये सब कब का भूल चुके हैं। देखिए, अब आप भी ये सब भूल जाइए और हाँ, एक बार मेरे ससुराल आ जाइए। अभी तो बहुत देर हो गई है। अगली बार आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर। ठीक है चाचा जी, मुझे भी थोड़ी देर हो रही है, थोड़ा एक दो लोगों से मिलने जाना है, लेकिन आइएगा जरूर। ज़रूर। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा, बहू कहाँ है? तेरे साथ नहीं आई? मेरे साथ कैसे आएगी माँ? मैं तो क्लिनिक के पास उसको छोड़कर ऑफिस चला गया था ना, और वहाँ से वो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी, पर दोपहर तक तो आ जाना चाहिए था। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने सोचा शायद तुम दोनों ने सोचा होगा कि शाम को साथ चलते हैं। अरे पापा, हम ऐसा सोचते तो आपको बताते ना। और आप लोग सवेरे से बहू घर नहीं आई है, आपने एक फ़ोन भी नहीं किया उसे, और ना मुझे। अरे हम कह रहे हैं ना कि हमने वही सोचा। खैर, तुम उसको फोन लगाओ, क्या पता वहीं से मायके ना चली गई हो। आप लोग ही ना। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बेटा, उसके मायके फोन लगा, क्या पता वो थक गई हो और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। लगा जरा फोन दोबारा से। अरे ऐसे कैसे फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाएगी मम्मी? जी दामाद जी। हेलो पापा, नमस्ते, मैं रमेश बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नीति वहाँ आई है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मेरे ऑफिस के टाइम पे मैंने उसे क्लिनिक के पास छोड़ा था, वहाँ से वो मार्केट के लिए जाने वाली थी, पर अभी तक वापस नहीं आई है। आपको कोई कॉल किया उसने, मम्मी को या किसी को? नहीं तो, यहाँ तो फोन नहीं किया उसने। फिर कहाँ गई होगी? इतनी देर तक तो वो किसी सहेली के यहाँ भी नहीं रुक सकती। हाँ बेटा, ये तो उसके स्वभाव में ही नहीं है। फिर भी मैं उसकी एक दो सहेलियों के यहाँ फोन करके पता करता हूँ बेटा। जी, पता लगे तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं भी कोशिश करता हूँ पता करने की। जी बेटा, जी जी जी। मम्मी, पापा, वो ना तो मायके गई है, ना ही वहाँ पे उसने कोई फ़ोन किया। अरे बेटा, मैं तो जी घबरा रहा है, पता नहीं कहीं कुछ। अरे मम्मी, आपका तो ज़रा से मैं जी घबराने लगता है। अभी टाइम ही अभी क्या बेटा, सारा दिन गुजर गया। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां पर उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, चलिए। चलो। हेलो, गौरीगंज पुलिस स्टेशन। क्या? मैं भी आता हूँ। चलो चलो, हटो हटो, रास्ता दो। आइए मैम। आप लोगों में से कोई पहचानता है इसे? इसको कैसे पहचानेगा मैडम, इसका तो सिर ही नहीं है। कभी कभी किसी इंसान के हाथ पैर पे कुछ ऐसे निशान या ऐसी बनावट होती है जिसे पहचाना जा सकता है। इसके हाथ पर नीति लिखा हुआ है। संगीता, मुझे ऐसा लगता है ये लेडी यहीं कहीं आसपास के गांव की होगी। तुम एक काम करो, यहाँ के और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पता करो, किसी लेडी के गुमशुदा होने की खबर तो नहीं, और अगर है तो उसके परिवार वालों को लाश की शनाख्त के लिए बुला लो। ओके मैडम। राजेश, यस मैम। एम्बुलेंस को फ़ोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैम। आइए आप लोग लाश की शनाख्त कर लीजिए। हेलो, इंस्पेक्टर गुप्ता हियर।
जैन मैडम, मैं राजापुर पुलिस चौकी से पांडे बोल रहा हूँ। 4 दिन पहले रमेश नाम के युवक ने अपने बीवी गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद राजापुर पुलिस चौकी ने काफी खोजबीन की थी, मगर उसका कोई पता नहीं चला। कहीं ये वही नीति तो नहीं है? मैंने उसके घर वालों को बता दिया, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। ओके। मैडम, मैं रमेश हूँ, राजापुर गांव से आया हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ। हाँ, अभी अभी राजापुर पुलिस का फोन था। आइए आप लोग लाश की शिनाख्त कर लीजिए। निधि, निधि, तुझे क्या हो गया? निधि, संभालो अपने आप को। ये क्या हो गया निधि? पापा, बेटा रमेश, अगर तुम ही ऐसा करोगे हमारी माँ को कौन संभालेगा? ना बेटा, ना बेटा, संभालो अपने आप को, संभालो। दोस्तों, इंसान की शक्ल ही उसकी पहचान होती है, लेकिन जिस इंसान का सर उसके धड़ से अलग करके उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई हो, क्या इसके रिश्तेदार इसका अंतिम संस्कार कर पाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आइए देखते हैं। श्यामलाल जी, आप राजापुर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इस दुख में हम आपके साथ हैं। ऐसे समय में बात करना उचित तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहू आखिरी बार कहां और किसके साथ गई? जिस दिन हमारी बहू गायब हुई, उसी दिन उसने हमें नाश्ता करवाया था और हमारे कहने पर ही शॉपिंग के लिए और हमारे बेटे के साथ क्लिनिक में चेकअप के लिए गई थी। जब बहुत देर तक वापस नहीं आई तो हमने सोचा शायद वो अपने मायके चली गई होगी। आपने ऐसा क्यों सोचा? अक्सर उसके मायके वाले उसी मार्केट में, उसी क्लिनिक में आया करते थे और कई बार देर हो जाने पर वो उनके साथ मायके चली जाया करती थी। जब काफी देर हो गई और वो नहीं आई, तब हमने बहुत खोजबीन की, बहुत तलाशा उसे, यहां तक कि उसके मायके फोन किया, ऑफिस में फोन करवाया, पर कहीं कोई पता नहीं चला। हमने उसके मोबाइल पर भी कॉल किया, वो अपना मोबाइल कभी नहीं छोड़ती थी, पर उसका मोबाइल तब से लेकर अब तक स्विच ऑफ ही बता रहा है। आप लोग एक काम करिए, उसका मोबाइल नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं उसकी लास्ट लोकेशन से ये पता करने की कोशिश करूंगी कि वो उस वक्त कहाँ होगी, या उसने किसी को फोन किया होगा, या कोई फोन उसे आया होगा, कुछ तो पता चलेगा। आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं? आप लोगों को किसी पर शक तो नहीं है? श्यामलाल जी, आप तो स्कूल कॉलेज चलाते हैं, अक्सर पास फेल होने वाले बच्चे आप लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। किसी पर कोई शक? ऐसा हमें कुछ
याद नहीं आ रहा। मिस्टर रमेश, आपकी बीवी का कोई दुश्मन मायके की तरफ से या कोई और, कभी उसने कोई जिक्र किया है आपसे? उसने ऐसा तो कभी कोई जिक्र नहीं किया। तो बहुत मिलनसार थी, जिससे भी एक बार मिलती थी उसका दिल जीत कर अपना दोस्त बना लेती थी। दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। ओह, मुझे लगता है कि उसके मायके से मुझे सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है। शायद उसके मायके वालों को कुछ ज्यादा जानकारी हो आप लोगों से। इंस्पेक्टर साहब आप? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी नीति का मर्डर हो गया है। क्या? हमारी बेटी की हत्या हो गई? इन दहेज लोभियों ने हमारी बेटी को मार डाला। देखिए सर, हम यहाँ पर दहेज के मामले को लेकर नहीं, बल्कि नीति की हत्या के मामले को लेकर आए हैं। दहेज के कारण ही ये हत्या हुई है। देखिए, आप कुछ क्यों नहीं कहते? मैं कहता हूँ उसके सास ससुर उसके पति को अभी जेल के अंदर भेजो। उसको अंदर करो, अंदर। लेकिन बिना गवाह, बिना सबूत के ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? गिरफ्तारी के लिए एफआईआर चाहिए ना, हम चल के एफआईआर करवाते हैं और उसके सास ससुर पति को अभी के अभी जेल के अंदर भेजो। ओके। क्या बात है इंस्पेक्टर, कातिल की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तार ही करने आए हैं। गिरफ्तार कर लो दोनों बाप बेटों को। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे ससुराल वालों को यह शक है कि तुम लोगों ने मिलकर नीति की हत्या दहेज के लिए की है। दहेज के लिए? क्या बकवास कर रही हैं? सबूत है आपके पास कोई? एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी तो होगी। ऐसे कैसे गिरफ्तारी होगी? हमको दहेज के लालची नहीं है। मीना देवी जी, आप बीच में मत बोलिए वरना आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। राजेश, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। जब तक हमारी बेटी का सिर नहीं मिलता, ना हम उसकी लाश लेकर जाएंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। या तो हमारी बेटी का सिर लाइए या फिर उसके कातिल को। राधिका गुप्ता, हाय हाय हाय। राधिका गुप्ता, हाय हाय। राधिका गुप्ता, हाय हाय। राधिका गुप्ता। हेलो, जी सर, जी 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 सर, जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। राजेश, जी मैम। मिस्टर रमेश और उनके पापा को बाहर ले आओ। राधिका गुप्ता, हाय हाय हाय। राधिका गुप्ता, हाय हाय। राधिका गुप्ता, हाय हाय। ये मनमानी, ये मनमानी, ये मनमानी। पुलिस वाले, हाय हाय। पुलिस वाले, मिस्टर रमेश, पुलिस वाले। आप अपनी माँ को अंदर ले आइए और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो वापस चले जाएं। आप लोगों को छोड़ दिया गया है और आप लोग भी थोड़ी देर में लाश के साथ वापस घर जा रहे हैं। देखिए श्यामलाल जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी इस वर्दी की वजह से बहुत सम्मानीय व्यक्तियों के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। वो हम समझ सकते हैं, ड्यूटी इज ड्यूटी। जैसा कि अब तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि वो लाश आपकी बहू की है, तो मेरे ख्याल से आप लोग लाश को ले जा सकते हैं। उसका अंतिम संस्कार भी जरूरी है। नहीं, इन दहेज के लोभियों को हम अपनी बेटी की लाश नहीं सौंपेंगे। कैसी बातें कर रही सीमा बहन? शादी को इतने साल हो गए, क्या हमने कभी आपसे दहेज मांगा था? शादी के वक्त तो मांगा था। पूरे 4 गांव से लोग बारात में आए थे और सब लोगों के सामने आप लोगों ने शर्मिंदा किया था हमें। समधन जी, कब हमने आपकी बेइज्जती करवाई थी? वो तो आपके देवर जी हमारे बारातियों की बस लेकर चले गए
और कहा कि दुल्हन जब तक विदा नहीं होगी बारात भी विदा नहीं होगी। नेता है हमारे देवर जी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। वो बेवकूफ नहीं है, मेरा भाई है। तुम लोगों ने दहेज की मांग की थी, उसने इसलिए किया सब। देखिए सीमा बहन, कि अगर हमने दहेज मांगा होता तो क्या हम आपको कांटेक्ट नहीं करते? इतने वर्षों से आपकी बेटी हमारे घर में रही है, क्या हमने कभी उसको कहा है कि जा अपने मायके से दहेज लेके आ? वो सब हम कुछ नहीं जानते। आप लोगों ने मेरी बेटी से दहेज मांगा होगा और मेरी बेटी मुझसे कुछ बोल नहीं पाई, तब आप लोगों ने सोचा कि अब तो ये दहेज लेकर आने वाली नहीं, इसलिए आप तीनों ने मिलकर मेरी बेटी को मार दिया। समझन जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे आपकी बेटी हमारी बहू नहीं, बेटी थी, बेटी। समझ गई आप? और आपको मेरी बेटी को मारते हुए शर्म नहीं आई? नहीं आई आपको शर्म? हम अपनी बेटी की लाश आपको नहीं ले जाने देंगे। और इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि इन्हें लॉकअप में बंद कीजिए। होम मिनिस्टर साहब का फोन था, उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा नहीं चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए जब तक ठोस सबूत ना मिले। तो फिर हटाइए इन लोगों को यहाँ से, बाहर निकालिए इन लोगों को। यहीं कहीं पर मेरी बेटी की आत्मा भटक रही होगी। कितना दुख हो रहा होगा उसको इन पापियों को देखकर। अगर ये बात है तो लाश आप ले जाइए, आखिर वो आपकी बेटी है। नहीं, हम उसकी लाश लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? जब तक हमारी बेटी का सिर नहीं मिलता, ना हम उसकी लाश लेकर जाएंगे और ना ही हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। या तो हमारी बेटी का सिर लाइए या फिर उसके कातिल को। और जब तक आप ऐसा नहीं करती है, हम इसी यही पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठेंगे। चलिए। सीमा देवी जी सुनिए, सीमा देवी जी। दोस्तों, इसे एक मां की आप जिद कहिए या उसका पागलपन, आप जो भी कहिए, लेकिन बस एक बार आप एक मां की तरह सोच कर देखिए। एक मां जो अपने बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, उसको जन्म देती है। जन्म देने से पहले हर मां अपने बच्चे के सुंदर शक्ल की कल्पना करती है और जन्म देने के बाद हर मां के लिए उसका बच्चा चांद की तरह सुंदर लगता है। क्या बीतेगी उस मां पर जब वही चांद सी शक्ल वाला बच्चा उससे छीन लिया जाएगा? और ऐसा ही कुछ बीत रहा था सीमा देवी पर। दोस्तों, जिस सुंदर शक्ल के साथ उसे उसकी बेटी इस दुनिया में मिली, बिना उसी शक्ल के अपनी बेटी को इस दुनिया से कैसे विदा कर दे? आखिर कौन था वो हत्यारा? उसकी नीति से क्या दुश्मनी थी जो उसने इतनी घिनौनी तरीके से उसकी हत्या कर दी? इन सभी रहस्यों का पता चलेगा आपको हमारे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, रहिए प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जिस दिन वो शॉपिंग पर जा रही थी, तुम दोनों ने उस पर नजर रखी हुई थी। हम लोग जैसे ही आगे बढ़े और वो बगल के गांव का वो छुटपुटिया नेता, क्या नाम है उसका, अवधराज। आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, नहीं तो आप ऐसी बात नहीं करती मुझसे। शायद आपको भी कानून की ताकत का अंदाजा नहीं, वरना आप भी ऐसी बातें नहीं करते।